डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज एक साथ कर लेंगे, हम लोग थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। डीपीपी 13 में क्या है? न्यूट्रल मोशन शुरू हो गया क्या? नहीं सर, वेक्टर्स। वेक्टर ही अभी काइनेमेटिक्स में पॉलिटिकल मोशन में शुरू नहीं हुआ है। नो सर। 14 टू 14 15 16 3 कर लोगे क्या? कर लोगे? छोटा छोटा ही होता है, तो हम लोग 10 से 16 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और वो भी कर लेंगे हम लोग डिस्कस, क्या बोलते हैं, बुकलेट बुकलेट में क्वेश्चन दिया था ना, 26 27 नंबर कुछ करके दिया था। यस सर। वो सारा हो गया था ना? नॉर्मल ड्रॉ करने वाला। हाँ हाँ हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम वही सब ड्रॉ करने वाला था, वही सब पढ़ भी किया अभी तो वो सब हो गया है नॉर्मल ना? भी था उसमें। हाँ तो नॉर्मल तो पढ़ चुके हैं ना, नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करने के लिए पढ़ ही रही है, कैसे कैसे नॉर्मल लगता है। उसमें कहीं पे दिक्कत, हम लोग इधर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ पढ़ लिए थे, ठीक है? लेकिन हम लोग क्वेश्चंस नहीं किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, क्योंकि डीपीपी डिस्कस करने में रह गए थे और सब डिस्कस करने में रह गए थे, ठीक है? हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके देखेंगे आज, एक एक करके। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे लिखते जाता हूँ, बोलते जाता हूँ, तुम लोग बताते जाना क्या क्या होगा। मान लो ए है, ये मान लो कि बी है, ये मान लो कि सी है, ठीक है? इसका मास कुछ मान लो कि एम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी पे एक सडन जर्क अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? सी पे एक हम लोग सडन जर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो पूछता है कि पहले स्ट्रिंग ए बी ब्रेक होगा कि पहले बी सी ब्रेक होगा कि ब्रेक नहीं होगा या फिर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है? केस वन में क्या कर रहा हूँ, केस वन में, ठीक है, सी पे हम लोग सडन जर्क अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? इस पे हमने क्या किया है, एक सडन जर्क दिया, तो क्या होगा, कौन सा स्ट्रिंग टूटेगा पहले बताओ? ऐसे लिख दूंगा, समझ जाओगे ना, ठीक है? सी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सडन जर्क दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब झटका सा दे कैसे करके इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा पार्ट पहले ब्रेक होगा, पार्ट ए भी ब्रेक होगा कि पार्ट बी बी सी ब्रेक होगा, बताओ तो? ए बी सर। ए बी। सर ए बी जाएगा पहले। ए बी होगा, क्यों होगा? तो उस पे सर ज्यादा उस पे टेंशन ज्यादा है। फोर्स लग रहा है। बट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करो। अगर मान लो कि यहाँ पे जर्क दे रहे हैं ना, जर्क मतलब सडन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर सडन फोर्स अप्लाई करेंगे तो बी क्या अपने मतलब अपने पोजीशन को फटाक से चेंज कर पाएगा क्या? नहीं सर। जब बी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा तो स्ट्रिंग क्या होगा, ये बी तो यहीं पे रहना चाहेगा ना, इनर्शिया के कारण, इनर्शिया के कारण बी अपने यहाँ पोजीशन से हिलना नहीं चाहेगा, तो क्या होगा, पार्ट जो बीसी है वहां से कहीं ना कहीं से स्ट्रिंग क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, यहां से ब्रेक करेगा, ठीक है? लेकिन इसी केस में, इसी सर केस पर ए बी से ना टूटना चाहिए था। ना ना ना, सडन दिया है ना, इनर्शिया कॉन्सेप्ट लगाओ, इनर्शिया कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ए पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सडन अगर जर्क दोगे, झटका से दोगे ऐसे करके, तो यहाँ से कहीं से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया मेंटेन करेगा, ठीक है? इसमें देखो पहले, अगर मान लो कि हम लोग धीरे धीरे स्लोली क्या कर रहे हैं, फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? इस फोर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, तब कौन सा ब्रेक होगा, पहले पार्ट कौन सा ब्रेक होगा? ए अगर हम बी। लोग स्लोली इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, जो तुम लोग सोच रहे हो ना, अगर फोर्स को हम लोग स्लोली इंक्रीज करेंगे तब क्या करेगा, यहाँ से कहीं से ब्रेक करेगा, यहाँ से कहीं से ब्रेक करेगा, क्योंकि जो टेंशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो टेंशन इसमें ट्रांसफर होता जाएगा अगर हम लोग स्लोली करेंगे तो। लेकिन अगर सडन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कोई भी ट्रांसफर टेंशन इसमें नहीं होगा, यानी जो भी टेंशन इंक्रीज होगा सिर्फ और सिर्फ बीसी वाला पार्ट में होगा, ए बी वाला पार्ट में इंक्रीज नहीं होगा। एकदम वेरी शॉर्ट इंस्टेंट में कर रहे हैं ना, जर्क का मतलब क्या है, बहुत शॉर्ट इंस्टेंट में, तो इनर्शिया कारण ऊपर वाला चीज में इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी स्ट्रिंग ब्रेक होगा वो क्या होगा, नीचे वाले में होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है,
हमने कंजर्वेशन मोमेंटम पे क्वेश्चन कराया था क्या? कंजर्वेशन मोमेंटम पे, No, sir. ठीक है। सपोज दैट, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास है मान ले कि m, अभी इसका वेलोसिटी क्या है, 0। अब ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है 3 पार्ट में। ये जो ब्लॉक है 3 पार्ट में एक्सप्लोड कर जा रहा है, जिसमें एक ब्लॉक का जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में हो गया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका पीस है, उसका वेलोसिटी इधर मान लो कितना हो गया है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है उसमें से एक का मास है m/4, इसका भी मास है m/4, इसका मास कितना होगा, इसका मास हो जाएगा m/2, ठीक है। तो 2 पार्ट का जो पीस है उसका वेलोसिटी दे रखा है, एक का 3 मीटर पर सेकंड, एक का 4 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर है। पूछता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल, ठीक है। थर्ड का वेलोसिटी कितना होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल, ठीक है। एक्सप्लोड कर गया है, एक्सप्लोड करके 3 पीस में क्या होगा इससे, जब एक्सप्लोड करेगा तो बेसिकली जो भी फोर्स लगेंगे क्या लगेंगे, सारे फोर्स इंटरनल फोर्सेज So होंगे। 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। 5 भी आया क्या, मुझे ध्यान नहीं है। तो अगर एक्सप्लोड करे, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लोड करेगा तो क्या होगा, जो भी फोर्सेज होंगे वो सारे फोर्सेज क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेज होंगे। अगर इंटरनल फोर्सेज है तो इस पे जो एफ नेट लग रहा होगा, ठीक है, एफ नेट कितना लग रहा होगा इस पे, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे। 0. अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम लोग क्या बोलते थे, मोमेंटम क्या रहेगा, Conserved. कंजर्व रहेगा। मतलब डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल्टा पी 0 मतलब पी फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी P इनिशियल। man. पी इनिशियल कितना होता है, तो मास इसका एम और वेलोसिटी कितना 0, पी इनिशियल कितना होगा 0, तो पी फाइनल में क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से अगर पी फाइनल कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो पी फाइनल बेसिकली क्या आ जाएगा, तो तीनों का मोमेंटम का सम, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम मतलब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। तो P1 इक्वल टू देखोगे तो P1 इक्वल टू कितना होगा, P1 इक्वल टू कितना होगा, तो इसका मास m/4 इंटू वेलोसिटी इसका 3। P2 को देखोगे मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मास m/4 इंटू इसका वेलोसिटी 4। अगर P3 की बात करेंगे तो P3 कितना हो जाएगा, P3 इक्वल टू इसका मास m/2 इंटू इसका वेलोसिटी जो हमको फाइंड आउट करना है V3, ठीक है। तो अगर इस दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, अगर तीनों का सम 0 है, इसका मतलब क्या होगा, P1 प्लस P2 का जो रिजल्टेंट आएगा उसके जस्ट अपोजिट में आएगा P3 और सेम मैग्नीट्यूड का आएगा। अगर फाइनल मोमेंटम हमारा 0 है, इसका मतलब क्या होगा, जो P1 प्लस P2 का होगा सम, वो किसके बराबर आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ P3, यानी P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ P3। 3. होगा कि नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड बात करें हम लोग तो P1 प्लस P2 का जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P3 के बराबर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ P1 प्लस P2 करेंगे तो क्या होगा, दो फोर्स है या फिर दो वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट P2 स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट P1 कितना हो जाएगा, m/4 इंटू 3. m/4 इंटू 3. 3 का स्क्वायर प्लस P2 कितना था, तो P2 था M/4 into 4. m/4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, P3 का मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा, तो मास m/2 इंटू V3। यहाँ सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा ये, So 5. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 और 16 हो जाएगा, ए का स्क्वायर, नीचे वाला काट नहीं रहा हूँ मैं, 25 बाई बेसिकली 25 कितना आ जाएगा जी, 9 प्लस नीचे आ जाएगा 16, इसका अंडर रूट, कभी कभी ना क्या हो जाता है मेरे को, तो ये कितना आ जाएगा, m/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, गलत लाया था कोई, ये बहुत जल्दी ले आया था लेकिन गलत ले आया था,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और v3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। कौन 5 5 बोल रहा था, कैसे लाया था, मोमेंटम क्या आ जाएगा इसका 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चीज कोलिजन में भी हम लोग देखते थे, कभी किसी ने 9th क्लास में सही से पढ़ा होगा, तो 9th चीज में चीज पढ़ना था। ठीक है, कि सपोज दैट कि इसका मास m1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज दैट कि u1 है, और इधर एक मास m2 है जिसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज दैट कि u2 है, और दिया हुआ है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, अगर u1 ग्रेटर देन u2 है मतलब कहीं ना कहीं जाकर कोलिजन होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जाके इस करके कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद सपोज दैट इसका वेलोसिटी हो जाता है v1 और इसका वेलोसिटी हो जाता है v2, इसका मास m1 इसका मास m2। इस केस में भी देखोगे तो ड्यूरिंग द कोलिजन जो भी फोर्स लग रहे हैं वो सब फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। अगर इसमें देखोगे तो F एक्सटर्नल फोर्स क्या होंगे, जीरो, सॉरी, ड्यूरिंग द कोलिजन जो भी फोर्स लगेंगे एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो सारे क्या होंगे, इंटरनल फोर्स होंगे। तो F एक्सटर्नल यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा। इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ भी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इफ F एक्सटर्नल इज जीरो, जो कि यहाँ पे है, इसका मतलब क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो m1v1 प्लस m2v2। एक्चुअली यहाँ पे लीनियर मोशन है, एक ही डायरेक्शन और मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, कोलिजन से पहले भी कोलिजन से बाद भी, तो हम लोग सिंपल प्लस माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। अगर इधर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। कोई वेलोसिटी अगर नेगेटिव आएगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से कोलिजन में भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। वहां भी जो फोर्स होता है इंटरनल फोर्सेज होता है, और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो कोलिजन के दौरान भी मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, कंडीशन ये रहेगा कि ड्यूरिंग द कोलिजन कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है डिफॉर्मेशन के केस में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस जीरो है। ठीक है, इस तरह का कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। वैसे डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, सपोज दैट, समझ में आया ना, कुछ डिटेल तो कुछ करना नहीं है, फटाफट करते जाएंगे। सपोज एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, और अपने मैक्सिमम हाइट पे ये जो प्रोजेक्टाइल है दो पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है। ये जो प्रोजेक्टाइल है दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, ठीक है, जिसका मास यहाँ पे m है, और यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है, m/2 और m/2 में। ठीक है, उसमें से एक जो पार्ट है अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। सपोज दैट एक जो पाथ है, एक पार्टिकल जो अपने पाथ को क्या किया, रिट्रेस किया। ठीक है, पूछता फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, निकालो तो कितना होगा। सर क्वेश्चन एक बार और बोलिए ना। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से एट एंगल थीटा हमने प्रोजेक्ट किया है। एट मैक्सिमम हाइट पार्टिकल क्या करता है, एक्सप्लोड इन टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट मतलब दोनों का मास कितना हो जाएगा, m/2 उसमें से एक पार्टिकल क्या करता है, दो पार्ट में, दो पीस में जो ब्रेक हुआ उसमें से एक पीस क्या करता है, अपने इनिशियल पाथ को रिट्रेस करता है, इनिशियल पाथ को रिट्रेस करता है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पीस, कितना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑब्वियस लगाना क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना होगा। सिर्फ ये चीज सोचो कि अगर, सोचो पहले 1 मिनट सोचो फिर बताएंगे। कोई सोच के बताओ हमको। रिकॉर्डिंग ऑन की है ना, ये सब बता दिया करना।
बताओ क्या होगा अगर इस हम अब करें। सर देखो एक ध्यान सेकेंड। से, ठीक है। आंसर मत पूछना कितना होगा, मुझे नहीं पता, कुछ आएगा ऐसे ही। आएगा, हाँ ठीक है। 3u cos थीटा sin थीटा ऐसे करके आएगा, 3u cos थीटा आएगा सर। कर लिए कर लिए कर लिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सर एक सेकेंड। 1 सेकंड हो गया, थोड़ा ज्यादा टाइम मांगो। ट्राई किया करो ट्राई किया करो ट्राई किया करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। देवांशु यस सर। करो, आंसर आंसर नहीं हाँ देते सर यार। कर रहा हूँ। क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है? सर होता है। दो आंसर। बना रहा हूँ सर, 2 मिनट और बस। बस इतना बता दो, अगर ये रिट्रेस कर रहा होगा अपने पाथ को, तो जो आफ्टर एक्सप्लोजन इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा पार्ट वन का? पार्टिकल जो वन होगा उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? किसी ने सोचा क्या यू कॉस थीटा होगा? यू साइन थीटा। अगर ये मान लो कि एक्सप्लोड करके ये रिट्रेस कर रहा है, इस पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, तो ये कब रिट्रेस करेगा? अगर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था कितना था? यू कॉस थीटा सर था। m/2 u cos थीटा। हाँ ये बता दो कि अगर यहां से अगर वापस इस पाथ को फॉलो करना होगा, इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना रहेगा? यू कॉस थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बात समझ में आती है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉन्सेप्ट से? कि जब तक अगर इस पार्टिकल को यहाँ से यू कॉस थीटा से प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है? आइडेंटिकल मोशन होता है ना गधा लोग। अगर इस पाथ जो क्वेश्चन में दिया होता है कि पाथ को रिट्रेस कर रहा है, यहां से हम लोग ये समझे आफ्टर एक्सप्लोजन जो वन है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? तो यू कॉस थीटा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यही इसमें पॉइंट था पकड़ने वाली। और ये पॉइंट कहाँ से आएगा? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ऑब्वियस है ना ये चीज। इसी पॉइंट से इसी वेलोसिटी से फेंकेंगे तभी रिट्रेस करेगा, ये और भी किसी से कर सकता है? ये बात समझ में आती है? अगर इसका इनिशियल फिर से एक बार बोलिए ना, आवाज ठीक से नहीं आ रहा था। तो मैं क्या घर पे आकर तुमको बोलूंगा नहीं आ रहा था तो? कब से खुल रहा है लॉकडाउन, यही पूछ रहा था मैं। है क्या सर? लॉकडाउन कब से खुल रहा है? क्या पता कब खुलेगा सर। छुट्टी मांगो यार, छुट्टी मांगो तुम लोग। बोर नहीं होगे पढ़ पढ़ के जी, पढ़ पढ़ के दिन भर सिस्टम में बैठे रहो, बक बक करते रहो। तुम लोग को तो बाहर नहीं हाँ निकलना, सर। सुनते रहते होगे बस। मुंह दर्द देने लग गया है, लास्ट क्लास में तो दर्द देने लगता है। क्या बोल रहा था सुनो पहले। मैं बोल रहा था कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो एक्सप्लोड करेगा, ये पार्टिकल जो है इसमें से एक पार्टिकल जो है, एक पीस जो है अपने इस जो ओरिजिनल पाथ था उसको रिट्रेस करते 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 यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, तो अगर इस पार्टिकल को रिट्रेस करना है, इसी पाथ पे मूव करना है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में कितना होगा? यू कॉस थीटा होगा। ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं तो होगा यू तो कॉस रिट्रेस थीटा। जो, अरे यहाँ से देखो, यहाँ से अगर प्रोजेक्ट कर रहे थे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? यू कॉस थीटा। ठीक है, सिमेट्रिकल मोशन होगा ना। अगर यहाँ जैसे से अगर यू कॉस थीटा से भेजोगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? इस तरह से मूव करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाकर देखो क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये क्या होगा? यू कॉस थीटा होगा। ये चीज को क्या करना था? पकड़ना था। अगर देखोगे तो बिफोर द एक्सप्लोजन और आफ्टर द एक्सप्लोजन लगा देते हम लोग क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर एक्सप्लोड जब नहीं हुआ था तो इसका मास कितना होगा? एम। और इसके टॉप मोस्ट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? टोटल का वेलोसिटी कितना होगा?
इस डायरेक्शन में, U cos theta. क्योंकि वर्टिकल वाला कितना हो गया था 0। Yes, तो sir. अगर हम लोग बिफोर कोलिजन की बात करें, सॉरी एक्सप्लोजन की बात करें, यानी पी इनिशियल की बात करें, तो कितना हो जाएगा मोमेंटम, मास इनटू इसका जो वेलोसिटी होगा u cos थीटा। ठीक है। आफ्टर एक्सप्लोजन की बात करें, जब एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोड होने के बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी तो पता चल गया हमको, फर्स्ट वाले का p फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये हम लिखेंगे माइनस Minus. m/2 इंटू यू कॉस थीटा। और इसका क्या लिखेंगे, इसका हमको पता नहीं है, तो इसका लिख लेंगे हम लोग m/2 इंटू इसका जो भी वेलोसिटी होगा। ठीक है, मान लेते क्या है इसका v है। हमको क्या पता है, दोनों मोमेंटम क्या होंगे, सेम होंगे। Conserved. चेंज इन मोमेंटम होता नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे जो मोमेंटम कंजर्व कराया है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में करवाया है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में करवाया है। हमने बाय डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व नहीं कराया है, बाय डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व नहीं कराया है। क्यों नहीं कराया है, क्योंकि बाय डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है mg, फोर्स लग रहा है mg। ठीक है। अगर यहाँ पे mg क्या है बेसिकली, अगर इसको सिस्टम मानोगे तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है ना, Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कराएंगे, इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। Conserved. और यहाँ पे देखोगे तो जब जस्ट एक्सप्लोजन के बाद इसका जो वेलोसिटी आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो ही है, तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इसका आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। तो अगर ये निकाल लेंगे तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसको इक्वेट कर दो, तो m इंटू यू इंटू कॉस थीटा पी इनिशियल इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, p फाइनल, तो जगह माइनस m/2 इंटू यू कॉस थीटा इक्वल प्लस m/2 इंटू v। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नोट्स तुम लोग बनाते हो ना घर पे लिख लिख के, तो हो जाएगा m/2 इंटू वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लाके ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 2mu प्लस m, कितना हो जाएगा ये 3mu cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी आएगा प्लस 3 इंटू यू इंटू कॉस थीटा। मतलब इसका जो वेलोसिटी आ रहा है आफ्टर एक्सप्लोजन किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। और कितना होगा वो, कितना होगा, सेकंड वाला पार्ट का देखेंगे हम लोग, पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 का जो वेलोसिटी होगा v2 इक्वल टू हो जाएगा 3u cos थीटा। ठीक है। कोई दिक्कत, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. प्रॉमिस, नहीं छोड़ोगे एक और दीजिए sir. हैं। अब एक क्या और. दूसरा टाइप का क्वेश्चन देंगे, बुकलेट में बहुत क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन एक्सप्लेन करते जाता हूँ और उससे समझते जाना। ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप बस मोमेंटम कंजर्व करा के निकाल सकते हो, तो प्रैक्टिस करना बुकलेट से, बहुत क्वेश्चन है बुकलेट में, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, देंगे भी होमवर्क बुकलेट से। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बोलता है अ मशीन गन फायर अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। ठीक है, एक मशीन गन है, किसने किसने देखा है, कैसा डायग्राम बनेगा मशीन गन का, ऐसे बना देते हैं सिंपल। ठीक है, इस मशीन गन से क्या कर रहा है, बुलेट निकल रहा है। बोल रहा है मशीन गन फायर ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। जो मास ऑफ द बुलेट है, मास ऑफ द बुलेट दे रखा है 40 ग्राम, विथ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकंड। यहाँ से जो निकल रहा है उसका जो वेलोसिटी है बुलेट का, वो दे रखा है 1200 मीटर पर सेकंड। द मैन होल्डिंग इट कैन एग्जर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन गन। हाउ मेनी बुलेट कैन ही फायर पर सेकंड। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, सुन लो। A machine gun fire a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. बोलता then how many bullets can he fire per second? बोलता है जो मैन है, ठीक है, इसको पकड़ के एक आदमी खड़ा है इस तरह से, चलाने वाला कोई आदमी होगा ना,
ये आदमी पकड़ के इस तरह से खड़ा है, बोलता है ये आदमी जो है इस पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है, एफ मैक्स इक्वल टू, दिया हुआ क्वेश्चन में एफ मैक्स इक्वल टू 144 न्यूटन। तो पूछता है कि ये आदमी इस मशीन गन से पर सेकंड कितना बुलेट फायर कर सकता है, कितना बुलेट फायर कर सकता है, दिया हुआ वेट इसका 40 ग्राम। इस क्वेश्चन का मतलब क्या समझ में आया? अगर देखो मान लो ये कहीं स्मूथ सरफेस पे मतलब कहीं भी खड़ा है, अगर इस पूरे को अगर सिस्टम मानोगे, ठीक है, पूरे को अगर सिस्टम मानोगे तो सर कितना आया? 3 आया। हाँ 3, ऑप्शन तो दिया हुआ है 1 2 3 4, हाँ कल भी दिया था क्वेश्चन, 3 आएगा आंसर शायद, 3 सही आंसर है, 3 होगा। वेलोसिटी कितना है 1200 मीटर, तो क्या होगा अगर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Rate of change of momentum. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। So हमको 3. बेसिकली यही निकालना है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम तो दिया हुआ है कि 1 सेकंड में कितना बुलेट फायर करना है, तो हमको देखेंगे कि 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। कितना मोमेंटम चेंज होने का मतलब कैसे होगा, अगर इनिशियल मोमेंटम देखोगे बुलेट का, ठीक है, तो बुलेट अभी गन में है तो क्या है, इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, वेलोसिटी कितना होगा इसका, 0 होगा। 0. और जब फायर हुआ तो कितना वेलोसिटी से फायर हुआ है, 1200 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा एक बुलेट का कितना होगा, अगर एक बुलेट का निकालते स्मॉल पी, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी पर लिख दिए, मास कितना होगा 40 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग केजी में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा ना, आ जाएगा 48, ठीक है। ये तो एक बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ ना, लेकिन 1 सेकंड में सपोज दैट कि 1 सेकंड में आप n बुलेट फायर कर रहे हो, 1 सेकंड में अगर n बुलेट फायर कर रहे हो, टोटल मोमेंटम चेंज कितना आएगा 1 सेकंड में, कैपिटल पी की बात करें, डेल्टा पी की, कैपिटल डेल्टा पी की बात करें तो क्या होगा, अगर n बुलेट फायर कर रहे होगे तो कितना आ जाएगा चेंज मोमेंटम, n इंटू 48, 48. तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो n इंटू 48 डिवाइडेड बाई कितना सेकंड में कर रहे हैं, 1 सेकंड में कर रहे हैं, 1 लिख देते हैं नीचे, इक्वल टू n क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट, तो फोर्स कितना आएगा, मैक्सिमम फोर्स 144, तो n इक्वल टू 3 आएगा क्या, अब Yes, sir. 50 में से 2 घटा लो, 150 माइनस 6 कितना आएगा 144, यहाँ से n इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में मैक्सिमम कितना बुलेट फायर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 बुलेट फायर करेगा, उससे ज्यादा फायर करेगा तो क्या होगा, पीछे की ओर रिकॉइलिंग ऑफ गन पढ़े भी होगे, ठीक है। Yes, sir. उस तरह से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आता है, सपोज दैट के वुडन ब्लॉक है, सपोज दैट के वुडन ब्लॉक है, अब एक बुलेट को क्या किया यहाँ से फायर किया गया है, एयर रेजिस्टेंस को नेगेट करके चलोगे, एक बुलेट को मान लो कि फायर किया गया है जिसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इसका मास मास दिया हुआ है 5 ग्राम, ठीक है। तो बोलता है कि ये जो बुलेट है 6 सेंटीमीटर तक अंदर पेनिट्रेट करता है इसको, वुडन ब्लॉक को, ठीक है, 6 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करता है, ये जो डिस्टेंस है अंदर तक 6 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करता है, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड, तो बोलता है कि जो एवरेज फोर्स जो ब्लॉक लगाएगा बुलेट पे कितना लगाएगा, एवरेज फोर्स इम्पोज्ड बाय द ब्लॉक ऑन बुलेट, एवरेज फोर्स exerted by block on bullet, ठीक है। कितना एवरेज फोर्स जो वुडन ब्लॉक होगा वो इस पे लगा रहा होगा, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन बड़ा Yes, सिंपल सा sir. है, इस तरह क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा तभी तो रुका होगा, एवरेज फोर्स पूछ रहा है, एवरेज फोर्स इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, जितना मोमेंटम चेंज हुआ होगा, इनिशियल इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका वेलोसिटी दिया हुआ था 100 मीटर पर सेकंड, मास दिया हुआ था,
अब 6 सेंटीमीटर जाने के बाद, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद जो बुलेट है वो क्या हुआ, रुक गया, जो बुलेट है वो क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो 6 सेंटीमीटर के बाद इसका क्या हो गया, पेनिट्रेट किया है। तो निकालो कितना टाइम लगेगा 6 सेंटीमीटर जाने में। सर 833 न्यूटन के आसपास है क्या? 33 न्यूटन। देखना पड़ेगा आंसर, 1 मिनट, आंसर मेरे पास है, देख लेता हूँ। कितना क्वेश्चन देता है इन लोग। T2 का नहीं जी, 417 दे रहा है, डाटा तो सब दिया है, सेम दिया है। 5 ग्राम बुलेट मूविंग विद एक्सप्लोजन पेंटेड वुडन ब्लॉक्स एवरेज फोर्स इंपोज्ड बाय द बुलेट ऑन द ब्लॉक एज। इसका 32 का 417 दिया है, किसी सर का एक आता है क्या सेकंड, 417? बाकी लोग भी करो। जब तक करो जाता मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ के हम लोग आगे कराएंगे टफ टफ क्वेश्चन। जो कर लेंगे नीचे वाला करेंगे, ठीक है। सब चेंज इन मोमेंटम में क्वेश्चन है। ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन मेरे पास है एन एम बी पहला, ऑप्शन बी कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम इंटू बी, ऑप्शन सी एन इंटू एन एम बाई वी, और डी स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन बी बाई एम। जो पहला कर लिए है वो इसको ट्राई करेंगे। ऐसे ही है आंसर। ऐसे पूछता है, कॉन्फिडेंस से बताओ ना जी क्या है। इसका आंसर है ए। किसी का आया क्या 35 का ए? उसके पहले वाला बनाया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एन बुलेट each of mass m kg are fixed fired with a velocity v मीटर पर सेकंड, जिसको मैं राइटिंग समझ में नहीं आ रहा उसके लिए पढ़ देता हूँ। एन बुलेट each of mass m kg, ठीक है, m kg are fired with a velocity of v मीटर पर सेकंड at the rate of n bullets per second upon a ball। क्वेश्चन क्या है, तो एक बॉल पे धड़ाधड़ इधर से क्या कर रहा है, बंदूक से गोली छोड़ रहा है। कितना छोड़ रहा है, तो n बुलेट पर सेकंड, ठीक है, जिसका मास दे रखा है m kg और
ठीक है। इन इन 1 सेकंड में इन बुलेट यहाँ पे बोलता है कि दीवार जो है बुलेट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो सोचो तो कि 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ होगा। अगर डेल्टा पी की बात करें हम लोग, टोटल की बात करें, तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो एन इंटू एक का चेंज निकाल लेते हैं, टकराने के बाद जस्ट उसको मान के चलते हैं क्या है, रुक जा रहा है। ठीक है, तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ होगा, अभी तो करवाया था, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मोमेंटम कितना चेंज होगा। तो टोटल एन बुलेट अगर फायर कर रहे हैं तो एन इंटू एक बुलेट का जो मोमेंटम चेंज होगा एम इंटू वी। तो टोटल रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो रहा है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा, एन इंटू एम इंटू वी बाई 1, क्या हो जाएगा एन एम वी। इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे दिया हुआ है। सर आ गया पहला वाला। पहला वाला कितना 417 आया, मुझे कैसे निकाले। उससे पहले एक्सक्लेरेशन डी एक्सलेशन निकाले, उसके बाद डी एक्सलेशन वैल्यू पुट करके से टाइम निकाल के वेरी टाइम गुड, निकाल। अब तुम एक्सप्लेन करो बाकी गधों लोग को, ये सब जो नहीं किया ना, तुम बताओ कैसे कैसे करेंगे, एकदम डिटेल में धीरे धीरे बताओ तो जरा सबको क्या हम करेंगे। बताए सर। हाँ सर सुनो, मैं नहीं पहले से बताऊंगा, तुम कोई दोस्त में से सुनो तुम लोग, अच्छा बताओ। सर पहले इसमें से डी एक्सक्लेरेशन निकालना पड़ेगा, कितने से कितने उस कितने से उसमें कितना फोर्स लग रहा है, एक्सलेरेशन डी एक्सलेरेशन कितना लग रहा है। तो सर यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, और उससे से हम लोग ये फॉर्मूला यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से हम लोग से निकाल सकते हैं ए का वैल्यू से निकाल के से हम लोग फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट करके से जिसमें जो है से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में पुट करेंगे, तो उसमें से टाइम का वैल्यू पता चल जाएगा हम लोग को। तो टाइम को और रेट, तो चेंज इन टाइम हम लोग को मिल गया और चेंज इन मोमेंटम हम लोग को गिवन है, मतलब निकाल लेंगे उससे, तो उससे डिवाइड करके हो जाएगा। समझ में आया सबको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो कि यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, उसी को बोला था रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है ना। अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होना है, उसको 0 होना है। इनिशियल दिया था आपको 100, ठीक है। एवरेज फोर्स मानेंगे तो हम लोग एक्सेशन मान के चलेंगे, क्या है इसका कांस्टेंट है। तो कितना हो जाएगा, ये +2 इंटू ए इंटू, और एस डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है, यानी 0.06। इसको यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ऑफ 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.06। कितना होगा ये बताओ, कितना आया था जी, जो सॉल्व किया बता दो ना कितना आया था ये। 6, बहुत ज्यादा आ गया, इतने आ रहा था क्या। तो मेरा 833 है। 5000 डिवाइड बाई, आंसर 416666 है क्या? हाँ हाँ ऐसा ही है, 417 के आसपास, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, 416 जो भी आए। तो यहाँ से क्या किया हम लोग, एक्सेशन फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करेंगे, एक्सेशन फाइंड आउट करने के बाद क्या निकालना था हमको, फोर्स निकालना था। फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। फोर्स निकालने के लिए हम लोग ए को के जगह F/m नहीं पुट कर सकते हैं, किसके जगह पे, ए के जगह पे? पुट करके देखो क्या आता है, पुट करके देखो तो क्या आता है। एक पूछ रहा है कि ऐसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन लगा दे, ठीक है। इसमें जो फोर्स लग रहा है, इसमें जो रिटार्डेशन हो रहा है, तो मास से कितना है, कितना देखा था मास, सो 5 ग्राम। 5 ग्राम, यानी 10 पावर कितना हो जाएगा, -3 इंटू एक्सेशन बोल रहा है कि 5000 बाई
6 कितना होगा? इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? कैलकुलेट करो कितना आता है, बताओ। करो, ट्राई करना से चाहिए। से इसमें भी शायद आ जाए 25/6। 5000 मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा ये? सब 4.17 आ जाएगा इसमें। 25/6 17। 4.17। आंसर है क्या 4.17? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? कुछ गड़बड़ किया क्या? सर एक्सक्लेशन का वैल्यू काफी बड़ा होगा। और बड़ा होगा। एज इक्वल यस टू सर। 100। सर वो 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। हाँ तो लिखे तो थे 0.06। एज इक्वल टू कितना आ गया? 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.06। हाँ, यू स्क्वायर था ना ये। तो क्या जाएगा यहाँ से 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 417। 7। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? आप टाइम निकाल लोगे। दोनों तरीका तुम ही लोग बताए हो। यहाँ से टाइम निकाल लो, कितना टाइम लगा, चेंज इन मोमेंटम लगा लोगे और वहां से निकाल लोगे। दोनों तरीका से सेम आंसर आएगा। ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग ये जो यूज किए, क्या ये हर बार यूज कर पाएंगे क्या? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि पहले वाले केस से क्या फायदा होगा? ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक्सेस मान के चल रहे हैं कांस्टेंट ना, यहाँ पे तो हम लोग एक्सेस मान के चल रहे हैं कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों से यूज करके निकाल दे रहे हैं। दोनों से मान लो कि यहाँ पे एक्सेशन कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे जो फोर्स देखोगे पेनिट्रेट कर रहा होगा, तो जो फोर्स होगा हमने पूछा एवरेज फोर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होगा वेरी करते रहेगा। फोर्स क्या होगा? वेरिएबल टाइप का फोर्स होगा। ठीक है, जब वेरिएबल टाइप का फोर्स होगा तो इस प्रोसेस के थ्रू नहीं लगा लेंगे। जब वेरिएबल टाइप का फोर्स होगा तो इस तरह से नहीं लगा लेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि, क्योंकि यहाँ पे जब ये सब जो इक्वेशन लगाते थे हम लोग, कब लगाते थे? जब फोर्स क्या होता था हमारा? कांस्टेंट होता था, क्योंकि फोर्स बाई जो मास होता था, यहाँ से जो एक्सेशन होता था कांस्टेंट एक्सेशन के लिए हम लोग ये सब चीजें पढ़ते थे। अगर हमारा एक्सेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम लोग ये सब चीज यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एवरेज फोर्स जब हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो भी फोर्स लगा रहा है एक क्या है? कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है। पेनिट्रेट जब कर रहा है एक क्या है? कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है। उस केस में हम लोग आराम से ये सब चीज यूज कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फोर्स होगा, यहाँ पे एक्सेशन क्या है? नेगेटिव है, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, अब माइनस साइन बेसिकली क्या बताएगा? तो ये रेजिस्टिव फोर्स है, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसका अपोजिट है, वहां से भी आ जाएगा चीजें। टाइम निकालोगे और टाइम निकाल के चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कर दोगे। एक क्वेश्चन करने के लिए कई तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को नो सर। दिक्कत? ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं बस। पहले बेसिक बेसिक सीख लो क्वेश्चंस, फिर अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे। यही नहीं बनेगा तो फिर आगे बड़ा दिक्कत होगा। समझ में आता है? और जैसे आईआईटी सोचते हो ना, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कैसे करना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप कभी भी जेईई मेंस एडवांस में अच्छा नहीं करोगे। भले क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन बहुत अच्छा करने के लिए आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे डेफिनेशन आया, डेफिनेशन से कैसे चीजें ड्राइव हुई,
वो सब कैसे कैसे हुआ है, वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं कि मान लो तो है कि ये है 2, ये है 4, इधर दे रखा है फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, इधर रखा है न्यूटन में, ये टाइम दे रखा है सेकंड में, इधर मान लेते हैं कि ये 1 सेकंड, ये मान लेते हैं कि है 2 सेकंड, ये मान लेते हैं कि है 3 सेकंड, ये मान लेते हैं कि 4 सेकंड। ठीक है, सपोज इसका दिया हुआ है एक पार्टिकल है जिस पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स है, फोर्स क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, दिया हुआ था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सपोज दैट 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। पूछता है फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड, कुछ भी पूछ सकता है। हम 3 सेकंड पे निकालते हैं, आप लोग 4 सेकंड पे निकालना। फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक है, किसी पार्टिकल पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, सब मास दिया हुआ है। अब मास दिया रहेगा, कुछ ही मान लेते हैं, मास का मान लेते हैं हम लोग 1 kg का मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन में। मास इसका दिया हुआ 1 kg, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा 3 मीटर पर सेकंड। उसका फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, आपको ग्राफ दिया हुआ इस तरह से। फ्री बॉडी डायग्राम, आंसर मत पूछना के, बस प्रोसेस बताओ कैसे करेंगे, कोई एक्सप्लेन करो तो कैसे करेंगे, आंसर तो भी नहीं पता, रैंडम डाटा दिए तो। सर हाँ हेलो बताओ। सर, ये सर अगर हम लोग इसका एरिया निकाल लेते तो सर हम लोग को चेंज इन मोमेंटम पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना था एट t इक्वल टू 3 सेकंड। t इक्वल टू 3 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं कि v इसका वेलोसिटी, अगर ft ग्राफ सर दिया हुआ शायद है, 9 होगा, क्या हो गया, 9 आंसर है क्या? नहीं आंसर नहीं पता, बता सकते हैं क्योंकि सब डाटा तो रैंडम दिया हुआ है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू कितना होगा, तो f डॉट dt का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम, यस सर। क्योंकि हम लोग फोर्स कैसे डिफाइन कर रहे थे, ये चीज बताए भी थे, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, तो dp इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब इधर से आता है, इसलिए बोलता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रखोगे तो आराम से कर लोगे। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल्टा p इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt, पुट कर दो लिमिट यहाँ से जहाँ करना है, ये क्या हुआ, यहीं से आया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, पहले भी बताया है इस चीज को, मीटर जा, मीटर नहीं जा पाओ लिखा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, और आपको पता है कि जब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग किसी भी कर्व को, इंटीग्रेट करते हैं इसका मतलब क्या देता है, एरिया अंडर कर्व, ये क्या देता है हमको, एरिया अंडर कर्व, एफ टी ग्राफ देगा। मतलब आपको क्या करना है, तो बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया को आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के पूरे एरिया को आपको निकालना, और किसके बराबर हो जाएगा, 12 आ रहा। तो पक्का ना, सबका 12 आ रहा है सर क्या, एरिया 9 आ रहा है इसका। एरिया 9 आ मेरा रहा है तो क्या, सर मेरा 9 आ रहा है। एरिया एरिया यस सर 9 आ रहा है, 9। ठीक है, सबका 9 आ रहा है तो 9 ही आएगा। कैसे एरिया, पहले ट्रायंगल का निकाल सकते हो, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। किसको नहीं आ रहा तो बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, तो हाफ इंटू बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितना होगा 4, 4 क्या आ जाएगा कितना हमारा 2 2, यहाँ से एरिया देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2। उसी तरह से इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, 4 ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली, बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट। इसका एरिया की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, तो ये जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 1 इंटू कितना जाएगा 4, तो कितना जाएगा ये 4। अगर यहाँ पे देखोगे तो अगेन पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो, नहीं तो इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो। इसका एरिया कितना आ जाएगा, अगेन हाफ इंटू बेस देखोगे तो 1, और हाइट देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2। ये कितना जाएगा 1,
और नीचे देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे 2, एरिया कितना हो जाएगा 2 2। तो बेसिकली आ गया 2 4 2 6 2 8 1 9, टोटल एरिया कितना आ गया 9। 9। ठीक है, तो बेसिकली किसका होगा, चेंज इन मोमेंटम के। तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू। ठीक है, m दे रखा कितना 1 kg, तो कितना आ जाएगा बेसिकली v माइनस यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 12 3। तो कितना छोटा सा क्वेश्चन था ये, 12 मीटर पर सेकंड। पहला बार कर रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो अपन तो टाइम भी नहीं लगाएंगे, देखते ही बता देंगे खटाक से कितना होगा 12 मीटर। बोलो देखते ही बता देते तो सर आप बता क्यों नहीं रहे थे आंसर, क्योंकि दिमाग सटिया जाता है मेरा भी सुबह से शाम तक। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखते ही आराम से फटाफट कर लेंगे। कोई दिक्कत, नो सर। कर लोगे ना। एक क्वेश्चन दे देते हैं एज ए होमवर्क, वो करके आना, बाकी हम लोग शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। एक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तुम लोग के पास कौन कौन, तुम लोग के पास कौन कौन सा बुक है, कोई बुक कोई रखा है क्या, कोई बुक रखा है। बुक रखना चाहिए ऐसे रेफरेंस के लिए, बिल्कुल ऐसे बुक से संन्यास मत ले लो। ठीक है, बुक रखो, बुक पढ़ना जितना बोलेंगे, चाहे जहां से जो क्वेश्चन बोलेंगे कभी कभार वो क्वेश्चन कर लेना, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम बुक त्यागी दिए। ठीक है, एक कर्व दे रखा है दो, ठीक है, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, स्ट्रेट लाइन है दोनों, ये दे रखा है आपको 50 और ये दे रखा है आपको 100। ठीक है, इधर टाइम दे रखा है आपको 1 सेकंड। ठीक है, इधर न्यूटन में है फोर्स, ये हमारा 50 है, ऊपर वाला कितना है 100 है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये हो गया, सॉरी ये हमारा है थोड़ा सा, ये हमारा है एफ बाई, ये हमारा है एफ जेड। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू सर वो वर्टिकल ग्राफ किसका? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सर पाया। ये वर्टि एक्सिस क्या है सर? फोर्स 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 वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, ये लिख रहा हूँ एफ एक्स एफ बाई एफ जेड, तो नहीं समझ में आ रहा है। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 15 5 अंडर रूट 19 न्यूटन। पहले लाइट जलाने दो मुझे, अंधेरा हो गया है, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मेरे को, एक मिनट होल्ड करना। कोई लाइट भी नहीं जलाता, सब क्लास लेने में बिजी रहते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एक बार पढ़ भी देता हूँ। ठीक है, डाटा यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखना। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स फॉर 1 सेकंड whose x component remains constant and given as fx is equal to 5 अंडर रूट, सॉरी 19 है, एक्चुअली लाइट नहीं था यार तो देख नहीं पा रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, a particle is acted upon by a force for 1 second whose x component remains constant and given as f is equal to 5 under root 19 newton, but y and z component varies with time as shown in the graph। जबकि y component और z component जो है फोर्स का वेरी कर रहा है और ग्राफ में इस तरह से दिखा रखा है। ठीक है, तो पूछता है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया, आपको एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, कितना है तो 5 अंडर रूट 19 न्यूटन,
एफ वाई और एफ जेड आपको ग्राफ में दे रखा है, ठीक है। अब पूछता है कि बताओ इसका मोमेंटम चेंज कितना होगा एक सेकंड में, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड कितना होगा, कर लोगे? यस सर। मास मान लेना कुछ भी, 1 kg 2 kg 1 kg मान लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन करके आना, टाइम बचा है? सर घर से करना? हाँ सर बहुत टाइम है अभी। टाइम बचा है ना, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पे जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बेसिक बेसिक, और अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे ना। नहीं हुआ शायद, क्या थर्ड लॉ नहीं हुआ शायद, थर्ड लॉ नहीं हुआ है? थर्ड लॉ लिखवाया करवा नहीं दिए, है, थर्ड लॉ करा दिए थे ना। सेकंड तक ही कराए थे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा नहीं करवाए थे थर्ड लॉ? शायद ही। बाकी लोग बोलो थर्ड लॉ, बाकी लोग बोलो थर्ड लॉ कराए थे कि नहीं कराए थे? सर एक सेकंड। और कभी इस तरह से करवाए थे कुछ, कितना फोर्स लग रहा है इस पे, दो ब्लॉक है इस पे इतना फोर्स लगाया थे, कितना फोर्स लगाएगा? नो सर। आय 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 आय। नहीं कराया, ठीक है ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, कुछ नहीं है, छोटा सा लॉ है, 10 मिनट का भी काम नहीं है, यही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको समझना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जितना बचपन में पढ़े तो उतना ही है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, तो सबको स्टेटमेंट तो पता होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस पे बस स्टोरी सुन लो कैसे कैसे थर्ड लॉ काम करता है, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। थर्ड लॉ का बिल्कुल बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हो तो सेम फोर्स से वो भी क्या करेगा, आप पे एक फोर्स लगाएगा। सपोज दैट आप बॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है। आप मान लो कि बॉल को इधर की ओर पुश कर रहे हो 10 न्यूटन के फोर्स से, ये बॉल है, ठीक है। इसको आप 10 न्यूटन के फोर्स से पुश करो तो बॉल भी क्या करेगा, आप पे एक फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, तो 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाएगा। यही क्या बोलता है थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लो कि आप किसी एक को थप्पड़ मारते हो, ऐसे मारना नहीं चाहिए, ट्राई मत करना। मान लो किसी एक को थप्पड़ मारते हो तो आप उस हाथ से मान लो गाल पे मारते हो एक थप्पड़, आप जितना फोर्स उसके गाल पे लगा रहे हो उसका गाल उतना ही फोर्स आपके क्या रख रहा है, हाथ पे लगा रहा है। तो अगर किसी को मारते हो तो कोई बोलता है कि हम पिट गए तो नाइंसाफी है ना, वो भी तो उतना फोर्स से हमको मारा ही हाथ पे। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो भी उतना फोर्स से तो मारा ही। अगर कोई बोलता है तुम किसी को मारे तो तुम भी बोलना कि तुम भी हमको तो मारा ही हो। यही बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जहां भी देखोगे क्या होगा, हर जगह पे वैलिड का होता है, लॉ वैलिड होता है। सपोज दैट एक टेबल पे इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास है मान लो कि m, तो ये क्या करेगा, एक mg का फोर्स लगाएगा इधर की ओर, एक mg का फोर्स लगाएगा नीचे की ओर। ये बेसिकली जो ब्लॉक है किस पे फोर्स लगा रहा है, सपोज दैट कि टेबल है, टेबल पे एक फोर्स लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा, mg। अगर टेबल का fbd बनाओगे, ठीक है, टेबल का fd बनाओगे, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा किसी क्या, mg। कौन लगा रहा है, तो ये ब्लॉक लगा रहा है। तो ब्लॉक क्या करेगा, mg फोर्स अगर नीचे लगाएगा टेबल पे तो टेबल क्या करेगा, सपोज दैट इसको अगर हम एक्शन बोलते हैं, सपोज दैट इसको अगर हम लोग एक्शन बोलते हैं, तो टेबल क्या करेगा, ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम लोग अगर हम लोग ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाते हैं तो टेबल क्या करेगा, ब्लॉक पे सेम फोर्स लगाएगा mg के बराबर ही, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल फोर्स। इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, इसलिए इसको कई बार सुनोगे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हुए, क्योंकि क्या है mg जो वेट है उसका क्या है, रिएक्शन। अगर इसको एक्शन मानोगे तो क्या हो, हमारा रिएक्शन हो गया, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
इक्वल क्या मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो एन होगा किसके बराबर होगा, mg के बराबर। और अपोजिट मतलब ये अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो क्या होगा, अपवर्ड लगेगा। एक चीज में ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है दोनों हमेशा क्या लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, अलग अलग। जैसे कि इसमें अगर मान लो कि ये जो मैन है अगर बॉल को 10 न्यूटन से पुश कर रहा है तो बॉल पे सोचो कि एक्शन लगा रहा है, बॉल बॉल पे जो फोर्स लगा रहा है सपोज दैट कि एक्शन है, तो बॉल क्या कर रहा है, मैन पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, इसका क्या है बेसिकली रिएक्शन है। तो अगर यहाँ भी देखोगे एक्शन रिएक्शन क्या है, इक्वल है और दोनों क्या है अपोजिट बॉडी पे लग रहा है। मैन अगर बॉल पे लगा रहा है तो बॉल क्या कर रहा है, मैन पे लगा रहा है। पहला कंडीशन तो यही है कि जब भी एक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेंगे, कभी भी एक बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर एक एफबीडी बनाएंगे, एक ही एफबीडी में एक्शन रिएक्शन दोनों नहीं आएगा, एक्शन रिएक्शन दोनों नहीं आएगा, क्योंकि एक बॉडी पे हम लगने वाले सारे फोर्स लगाते हैं एफबीडी में। एफबीडी में देखोगे तो एफबीडी में एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर एक्शन लग रहा होगा तो रिएक्शन तो किसी और पे लग रहा होगा, तो एक्शन और रिएक्शन एक ही एफबीडी में कभी भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे बनाया ना, एक एफबीडी में क्या आया, एक्शन आया, तो दूसरे एफबीडी में क्या आया, रिएक्शन आया। ठीक है, टेबल पे एफबीडी बना रहे थे हम लोग तो टेबल पे एक्शन लग रहा था, तो रिएक्शन कहाँ लग रहा था, ब्लॉक में लग रहा था। तो कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक ही एफबीडी में नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब एक हो गया, और क्या है, हमेशा क्या लगेगा, अपोजिट बॉडी पे लगेगा और सेम इंस्टेंट पे लगेगा। तीसरा क्या है, जिस टाइम पे एक्शन होगा उसी टाइम पे रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एक्शन अभी हो गया तो रिएक्शन जाके 2 घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 3 घंटा बाद होगा, ऐसा नहीं, सेम इंस्टेंट पे होगा। जिस टाइम पे एक्शन होगा उस टाइम पे रिएक्शन होगा। जिस टाइम पे आप बॉल को पुश करोगे, बॉल उसी इंस्टेंट पे आपको क्या करेगा, पुश करेगा। और क्या चाहिए, एक्शन और रिएक्शन जो पेयर होता है हमेशा सेम काइंड का होता है, मतलब एक ही नेचर का होता है। एक ही नेचर करने का मतलब क्या होगा, अगर एक्शन आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर आपका एक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जैसे एग्जांपल, सपोज दैट कि अर्थ है, ऐसे ले लेते हैं, छोटा छोटा बॉडी ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन तो पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, सब 9th में पढ़े होंगे। यस सर। ठीक है, अगर मान लो एक मास m है और एक मास क्या है, 2 मास है, एक m1 मान लेते हैं, एक m2 मान लेते हैं। m1 पे जो फोर्स लगेगा m2 के द्वारा वो कितना होता है, तो आप पढ़े होगे कितना यस होता है, सर। m1 m2 बाई आर स्क्वायर आर इंटू स्क्वायर जी। जी बोलते हैं लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। पढ़े भी होगे 9th क्लास में। तो आप वहां पे ये भी पढ़े होगे कि m2 पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, वो कितना लगेगा, अगेन कितना लगेगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है रेडियल डिस्टेंस। आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अगर इस फोर्स को सपोज दैट इसको हम F1 मान रहे हैं, इसको F2 मान रहे हैं, F1 क्या है, F1 क्या है, तो फोर्स बाय सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट। अगर F1 को देखेंगे, F1 कौन लगा रहा है, F1 लगा रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट। ठीक है, यह क्या है, तो फोर्स ड्यू टू, कैसे लिखते हैं इसको, फोर्स ड्यू टू 2 on 1। ठीक है, F21 इधर से क्या आएगा, इस पे जो फोर्स लगा रहा है दोनों क्या होंगे, 1 2 के बराबर होंगे। ये फोर्स क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वाला क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, और दोनों फोर्स क्या है, एक ही इंस्टेंट पे लगेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा दूसरा वाला क्या करेगा, उसी इंस्टेंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और सेम नेचर का होगा। यानी अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। उसी तरह से ये मान लो कि चार्ज है Q1, ये चार्ज है मान लो Q2, ये नहीं पढ़े होगे, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हो क्या, यस सर, थोड़ा सा। ये भी पढ़े हो। सपोज दैट एक फोर्स लगा रहा है F1 जो कितना होता है, अगेन ऐसा ही होता सर है, Q1 इंटू Q2 बाई आर, K Q1 इंटू। Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K की वैल्यू होता है 1/457 नॉट, मतलब नहीं है, एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर F1 फोर्स ऐसे लगा रहा है तो F2 जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा,
उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ भी देखोगे तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, और दोनों फोर्स का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और क्या है, सेम इंस्टेंट पे लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। F1 अगर इस बॉडी पे लग रहा है, F2 क्या है, इस बॉडी पे लग रहा है। ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सर सकते हैं। नॉर्मल, सर नॉर्मल बताइए ना, नॉर्मल जब मूविंग बॉडी पे नॉर्मल कितना लगता है? मूविंग बॉडी अभी इक्विलिब्रियम ही नहीं पढ़ा है, तो मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं। सब सर क्वेश्चन में आप दिए थे बुकलेट में वो। अच्छा दिए थे क्या, तो वो तो सिंपल वाला होगा, वो यस सर। सॉल्व कर सकते हो, इतना तो आता ही होगा। इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी बताने का मतलब नहीं है, वो पूरा बताएंगे। छोटा सा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, पहले थर्ड लॉ खत्म कर लेते हैं, फिर इक्विलिब्रियम करेंगे, फिर उसके बाद कंस्टेंट इक्वेशन लिख के पूरा सब पुली उली पे इधर उधर लगा के, नॉर्मल लगा के, सबको मूव करा के सबका निकालेंगे एक्सेशन, ऐसा सब कुछ। ठीक है, पेशेंस रखो थोड़ा। कितना ही क्लास हुआ है, कौन सा लेक्चर है आज, फोर्थ? शायद 4 उसमें है तो एक सर। क्लास में हम लोग बस प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, डीपीपी ये सब, उसके लिए 3 ही लेक्चर तो हुआ है देखा जाए तो। कितने लेक्चर होगा सर इसका? 8 से 9 लेक्चर होते हैं, यस। और फिक्शन ऐड कर लो तो फिक्शन में 3 से 4 लेक्चर चलेगा इतना। थोड़ा फास्ट तो पढ़ा दे, लेकिन फास्ट पढ़ा देते तो बच्चे लोग को पार हो जाता है। स्पीड ठीक है कि फास्ट कर सकते हैं, बताओ? सर सही है सर, जो भी है। जो भी है ठीक है। क्या बोल रहे थे, हाँ, यहाँ देखे हमने ग्रेविटेशन वाला देख लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लिए हम लोग। ठीक है, नॉर्मल का देखते हैं। नॉर्मल को तो देख ही लिए थे। फ्रिक्शन फोर्स का, मान लो कि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का तो आइडिया ही है, ऐसे फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद डिटेल में। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का आइडिया होगा, बचपन में पढ़े थे, वो भी 9th क्लास में पढ़े थे। पूरा 11th में 9th का कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर नहीं आता तो एक बार 9th वाला बुक जाके पढ़ लो। अगर मान लो एक फ्रिक्शन सरफेस है, ठीक है, अगर मान लो कि इधर आप फोर्स लगाओगे एफ, तो क्या होगा, अगर रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, तो पढ़े होंगे सबकी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन लगता है। अगर मान लो कि इस सरफेस ब्लॉक अगर आगे मूव करना चाह रहा होगा, इसका रिलेटिव मोशन आगे हो रहा होगा, इसको फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। सब एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। वहां पे देखोगे, अगर टेबल पे देखोगे, ठीक है, तो टेबल पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ए आगे। ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाह रहा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में टेबल क्या जा रहा होगा, पीछे मूव करना चाह रहा होगा। अगर देखेंगे वेलोसिटी ऑफ टेबल, तो बेसिकली क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या होगा, टेबल यहीं पर रुक रहना चाहेगा ना। अगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखोगे तो टेबल क्या हो रहा होगा, पीछे मूव करना चाह रहा होगा ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑन टेबल एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ भी देखोगे तो ब्लॉक का जब एफबीडी बनाओगे, ए फोर्स तो लग ही रहा है, एफ, क्योंकि फोर्स नहीं लगाते तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आता, इसलिए फोर्स लगाना पड़ा। और इस पे क्या होगा, एक और फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स। और ऊपर जो नॉर्मल तो लग ही रहा होगा, नीचे एमजी तो लग ही रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से टेबल की बात करेंगे। ठीक है, तो टेबल पे क्या लग रहा होगा, इसका जो एमजी है, ठीक है, इसको प्रेस कर रहा होगा एमजी से, और एक फोर्स क्या लगेगा, तो आगे डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, आगे डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखोगे, तो यहाँ पे एक क्या है, एक्शन है, तो इसको मानेंगे हम लोग रिएक्शन। किसी एक को एक्शन, किसी एक को रिएक्शन मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको एक्शन मानेंगे इसको रिएक्शन मानेंगे। अगर ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं, इसलिए एक एक्शन है तो क्या होगा, दूसरा रिएक्शन होगा। अगर इसको एक्शन मानोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, अगर ये एक्शन है तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन। अगेन देखोगे, एक फ्रिक्शन फोर्स है तो ये भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, और क्या है, सेम स्टेट पे लग रहा है, अगर एक नहीं लगता तो दूसरा नहीं लगता। और क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स दोनों क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होता है। हम लोग फ्रिक्शन में आगे डिस्कस भी करेंगे। ये सब एग्जांपल थे इसके फर्स्ट थर्ड लॉ के। एक एग्जांपल सबको एससी वर्मा है क्या, यस सर। एससी वर्मा में भी एक कुछ ऐसा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पढ़ने की कोशिश करना। कार्ट और हॉर्स वाला दे रखा है, कार्ट और हॉर्स वाला दे रखा है एग्जांपल, कि इससे एक घोड़ा बांधा हुआ है, कैसे बनाया है घोड़ा, उसमें बनाया हुआ डायग्राम में, तो मान लेते हैं घोड़ा का पैर है, ऐसे ही आता ड्राइंग मेरे को बस।
इससे ज्यादा नहीं आता मेरे को, इस तरह से पकड़ रखा घोड़े को। ठीक है, इसको हटाते हटाओ हटाओ, वहां से पढ़ के देखना एक बार, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में या फिर फ्रिक्शन में, एक ही टॉपिक है, उसमें दिया होगा, पेज नंबर को याद नहीं है। अगर हम मान लो वॉक करते हैं, सपोज दैट कि हम लोग वॉक करते हैं, ठीक है, तो जब वॉक करते हैं हम लोग कैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे चलते समय, तो जब आगे की ओर जब फॉरवर्ड मूव करते हो तो आप क्या करते हो, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो। कभी देखना आप वर्टिकली पुश नहीं करते हो, आप हमेशा देखना कि इस एंगल में आप उसको पुश करते हो, तभी आगे बढ़ते हो। अगर सिर्फ वर्टिकली दबाते रहोगे तो आगे जाओगे क्या, अगर उसको वर्टिकली नीचे की ओर दबाते रहोगे तो आगे बढ़ोगे क्या। आगे बढ़ने के नो लिए हम सर। क्या करते हैं, तो जो सरफेस है, जो अर्थ है, जो फ्लोर है, उसको क्या करते हैं आप पीछे की ओर इस तरह से पुश करते हैं, इस तरह से आप पुश करते हैं। ठीक है, इसका अगर दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम लोग, तो जब आप इसको पुश करोगे तो सरफेस क्या करेगा, आपको आप पे फोर्स लगाएगा अपर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर आप ये क्या है, फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू मैन, इस तरह से पुश किए, तो सरफेस क्या करेगा, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू सरफेस, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, आपने एक्शन किया, ठीक है, सपोज दैट ये आपका क्या है, एक्शन फोर्स है, तो क्या करेगा सरफेस, क्या करेगा आपको इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यही रिएक्शन फोर्स से क्या करता है, हम क्या मूव करते हैं। इसका जो एक कंपोनेंट होगा, सपोज दैट कि थीटा एंगल है, तो जो एफ एम एस कॉस थीटा होगा, ये हमको क्या करता है, आगे मूव कराता है। ठीक है, बाकी जो होगा क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट के साथ बैलेंस हो जाएगा, हमारा एम जी के साथ बैलेंस हो जाएगा, यानी एफ एम एस साइन थीटा क्या होगा, हमारा एम जी के साथ बैलेंस हो जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है हमको क्या करेगा, आगे चलने में हेल्प करेगा। सर यहाँ पे एफ एम एस इज इक्वल टू एन एस एम क्या? एफ एम एस इक्वल टू, हाँ एन एस एम। हाँ, ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हमेशा जो फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, हमेशा एक्शन रिएक्शन पे। सर मुझे उसमें डाउट था सर, जो दो ब्लॉक रखा रहता है और कांटेक्ट में, और एक साइड से सर फोर्स देते हैं और दोनों मूव करता, तो दोनों के बीच में से कांटेक्ट फोर्स कितना? वहां भी इक्वल आता है, एक क्वेश्चन करवाए थे, चलो वहां भी देख लेते हैं, उसका एग्जांपल देख लेते हैं जो पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन है इस तरह से, सपोज दैट एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, सपोज दैट इसको आपने इधर से पुश किया, कुछ भी मान लेते हैं, डाटा ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 100 न्यूटन का फोर्स हमने इसको पुश किया, इसको मान लेते हैं हम लोग मास, इसको मान लेते हैं, क्या मान ले, 20 केजी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ 50 केजी। ठीक है, 50 केजी का, तो क्या क्या होगा, मान लो कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, अगर इसको कंप्लीट एक सिस्टम मानोगे, कंप्लीट एक सिस्टम मानोगे, इस कंप्लीट सिस्टम पे ये बताए भी थे हम लोग, अगर कंप्लीट सिस्टम मानोगे, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और टोटल मास कितना है इसका, तो 70 केजी है। पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, ए इक्वल टू 100/70, जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, 100/70, यानी 10/7। ठीक है, अब अलग अलग हम लोग ट्राई करते हैं मोशन को स्टडी करने का, यानी इसका भी जो एक्सेशन होगा सेम होगा, और इसका भी एक्सेशन क्या होगा, सेम होगा। अब अलग अलग हम दोनों को स्टडी करते हैं क्या होगा अलग अलग। ठीक है, सपोज इसको ब्लॉक हम लोग ए मान लेते हैं, इसको ब्लॉक हम लोग बी मान लेते हैं। तो ब्लॉक ए पे जब स्टडी करोगे, सारा स्मूथ सरफेस पे है, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो आगे मूव करने के लिए क्या क्या होगा, इसने क्या क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगाया होगा, सपोज दैट मान लेता हूं कि n न्यूटन का फोर्स इसने ब्लॉक बी पे लगाया है। ब्लॉक ए क्या किया है, n न्यूटन के फोर्स से ब्लॉक बी को पुश किया है। जब ब्लॉक बी को n न्यूटन के फोर्स से पुश करेगा, तो ब्लॉक बी क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से इसको भी क्या करेगा, n न्यूटन के फोर्स से इसको क्या करेगा, पुश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो अगर इसने एन फोर्स से पुश किया है, तो ब्लॉक बी भी क्या करेगा, इसको एन फोर्स से बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा।
ए एन क्या लगा था ब्लॉक बी पे, तो जो ब्लॉक बी क्या करेगा, ब्लॉक ए पे फोर्स लगाएगा। इसका एक्सेशन कितना रखा था, एक्सेशन था इस डायरेक्शन में 10/7। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लो, नेट फोर्स इक्वल टू, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा 100 - एन। ठीक है, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास से कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा 10/7। तो अगर यहाँ से n कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 100 माइनस ये कितना आ गया जी 200/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 500/7 न्यूटन का फोर्स। अब देखते हैं सेकंड केस में क्या ये फोर्स बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके मोशन को स्टडी करके हमने n निकाल लिया, n इक्वल टू कितना आ गया 500/7 न्यूटन। अब ब्लॉक बी का स्टडी करते हैं। ठीक है, ब्लॉक बी यानी मास बी का हम लोग स्टडी करते हैं। मास बी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो जो ब्लॉक ए इसको पुश कर रहा था, सपोज दैट अभी हम लोग मान के चलते हैं कि अलग है, अभी मान के चलते हैं हमको नहीं पता एक्शन रिएक्शन, हम सपोज कि ये हमारा फोर्स N1 है और इस पे जो फोर्स लगाया हम मान के चलते हैं N2 है। हम लोगों को नहीं पता कि N1 रिएक्शन क्या है, एक्शन क्या है, कुछ नहीं पता। हम लोग मान के चलते हैं कि फोर्स कितना लगाया N2 लगाया। इसमें एक्शन कितना आया था, एक्सेशन आया था 10/7। 7। इसको एक्सेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, यही एक फोर्स लग रहा है इस पे, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे तो बैलेंस होंगे, mg और नॉर्मल क्या होंगे बैलेंस होंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी एक्सेशन आ रहा है इसका, ठीक है, ये जो एक्सेशन आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कौन प्रोवाइड कर रहा होगा इसको, N2 फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा होगा। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास, मास से कितना था इसका 50 kg इंटू एक्सेशन कितना था इसका 10/7, तो कितना आ गया 500/7। तो हम लोग अलग अलग निकाले, तो N2 इक्वल टू N1 आया कि नहीं आया, N1 इक्वल टू N2 आया कि नहीं आया, देखो तो यस सर। ये ऐसे भी आना चाहिए था, डायरेक्ट भी आता है N1 इक्वल टू N2, ये हमको पता भी था। कोई कंफ्यूजन, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारा करवाना पॉसिबल नहीं है। कुछ बुकलेट में भी दिया होगा एग्जाम्पल्स, वहां पे स्टडी करना, कहीं पे कुछ और दिया होगा। ये क्या हमारा बेसिकली इस तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर है। बेसिकली ध्यान क्या क्या रखना है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन रिएक्शन क्या होगा, ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। नोट्स करके डाल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। इतना एग्जांपल देने के बाद क्या क्या पॉइंट्स इसमें आया निकल के, तो पहला क्या आया, तो पहला एक एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। कोई भी पॉइंट समझ में ना आया तो बता सकते हैं। इसका मतलब हम लोग ये भी देखे कि कैन नॉट अपीयर इन, ऐसे भी लिख सकते हैं कैन नॉट अपीयर इन सेम एफबीडी, सेम एफबीडी। इसका मतलब बताए थे एक ही एफबीडी में एक्शन रिएक्शन कभी नहीं आया, क्यों, क्योंकि हम लोग एक एफबीडी में एक ही ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आया था पॉइंट, दूसरा था एक्ट ऑन सेम इंस्टेंट, इसी में ले लेते हैं एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी एंड एट सेम इंस्टेंट, एंड एट सेम इंस्टेंट। ठीक है, एक ही टाइम पे लगता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया था, बोथ आर ऑफ द सेम काइंड। एक्शन और रिएक्शन कैसा होता है, सेम तरह के फोर्स होते हैं, बोथ आर ऑफ सेम काइंड। ठीक है, हमेशा एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन में क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे। अगर एक्शन नॉर्मल फोर्स है तो रिएक्शन में क्या होंगे, नॉर्मल फोर्स होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत, तो हमारा नो बेसिकली हो सर। गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे हम लोग शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम। टाइम है क्या, टाइम है, टाइम है, नो सर। देखने तो टाइम, तुम झूठ भी बोल देते हो। 8 क्लास है क्या तुम लोग का, और नो सर। क्लास नहीं है,
नहीं, कंटिन्यू करें क्या एक आध घंटा और? यस यस। साढ़े, अभी देख लेते हैं किसी और का क्लास है कि नहीं यहाँ पे। एक मिनट, पढ़ना है जी, बताओ। आधा घंटा और कम से कम। सर पढ़ा देंगे तो पढ़ ही लेंगे। थोड़ा सा टाइम टेबल कहाँ है जी तुम लोग का? एक मिनट देख लेते हैं किसी का क्लास है कि नहीं यहाँ पे। नहीं होगा तो आज कौन सा दिन है? थर्सडे कि फ्राइडे? वेडनेसडे। थर्सडे। बहुत सारा क्लास हो गया मेरा आज। 5, कितना क्लास? 6 6:30 ना। एक है MAR सर का, और शायद नहीं है, नहीं अच्छा, अरे नहीं है, 2 क्लास है, नहीं हो पाएगा तो। 2 क्लास है आज, ठीक है रहने देते हैं, नहीं होता तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा यार मतलब किसी दिन लंबा क्लास थोड़ा लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। किस दिन करें ऐसा बताओ, स्टॉप कर लेते हैं रिकॉर्डिंग।